कभी सोचा है आपने कि इंसान की मौत कितने तरीके से हो सकती है? गहराई में अगर हम लोग जाएं तो जो मेरी समझ है, एक इंसान की नेचुरल डेथ होती है प्राकृतिक रूप से, बीमार है या उम्र पूरी हो गई तो आदमी मर जाता है। एक होता है अचानक कोई हादसा हो गया, रोड एक्सीडेंट या कोई और बड़ा हादसा, तो उसमें भी आदमी की मौत हो जाती है, चाहे वो सड़क हादसा हो या फिर क्राइम के ज़रिए हो, गोली, चाकू, जहर। तो एक नेचुरल डेथ, एक हादसे के ज़रिए मौत। एक मौत कानूनी होती है। कानूनी मौत उसे हम कहते हैं जिसमें बाकायदा किसी जुर्म के लिए किसी को सजाए मौत दी जाए, चाहे वो फांसी हो, गोली मार के हो, इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर हो, पॉइजन देकर हो, अलग अलग तरीके अलग अलग देशों में। तो एक नेचुरल डेथ, एक हादसे के ज़रिए मौत, एक कानूनी मौत, एक और मौत है खुदकुशी, सुसाइड। आदमी को पता है कि वो अपने हाथ से अपनी जान ले रहा है तो वो खुदकुशी भी कर लेता है। तो अगर देखें तो कायदे से ये 4 तरीके हैं मौत के। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 4 ही तरीके नहीं हैं, एक 5वां तरीका भी है, और वो है इच्छा मृत्यु, मर्सी, यूथनेसिया। मतलब कोई शख्स खुद से कहे कि वो मरना चाहता है, या उसके आसपास के जो उसके अजीज़ हैं, करीबी लोग हैं, वो कहें कि उसे मरने की इजाज़त दी जाए, उसे मारने की इजाज़त दी जाए। तो बहुत से लोग कहेंगे कि फिर खुदकुशी में और ये इच्छा मृत्यु में या मर्सी डेथ में क्या फ़र्क है? तो खुदकुशी एक आदमी अकेले खुद करता है, होशो हवास में करता है, सोच समझ के करता है, और वो गैर कानूनी है। सुसाइड जो है वो भारत के कानून में भी इलीगल है। तो मर्सी डेथ या इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया या फिर सुसाइड में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ मरने के लिए बाकायदा कानूनी तौर पर इजाज़त मांगी जाती है। तो जब आप इजाज़त मांगते हैं तो फिर वो अवैध या इलीगल नहीं होता है। हालांकि भारत में मर्सी डेथ या इच्छा मृत्यु के बारे में जो कानून है उसमें क्लियर कुछ नहीं है। कुछ देश हैं ऐसे जहाँ पे बाकायदा इच्छा मृत्यु है कि लोग खुद सरकार से, कानून से इजाज़त मांगते हैं, उन्हें मरना है, मरने की इजाज़त दी जाए। ऐसे कुछ देश हैं जिसमें मैं अगर कहानी से आगे बढ़ूं उससे पहले, इंडिया में नहीं है, इलीगल है अभी भी कि आप मरना चाहें। नीदरलैंड इकलौता ऐसा कंट्री है जो सबसे पहले जो आया था जिसने लीगलाइज किया था यूथनेसिया को, और ये एक अकेला देश है जिसने किसी की इच्छा मृत्यु को मानने की रजामंदी दी थी। अमेरिका की बात करें तो ओरेगॉन इकलौता स्टेट है यूएस का जहाँ पे 1997 में एक बिल पास हुआ था कि हालात को देखते हुए किसी को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि बाकी जो स्टेट है वो यूथनेसिया के ख़िलाफ़ है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बिल पास हुआ था 1995 में, और वहाँ के नॉर्दर्न टेरिटरी में, और उसमें उन्होंने कहा था कि इच्छा मृत्यु किसी को दी जा सकती है। कोलंबिया ने 1997 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने वहाँ के ये कहा था कि इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए मेडिकल बोर्ड, डॉक्टरों की राय ये ज़रूरी है। ब्रिटेन में ये इलीगल है, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट वहाँ पे कुछ वक्त पहले आया था जब एक 43 साल की महिला थी जो पैरालाइज थी और उनका गर्दन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और इलाज मुमकिन नहीं, तो उन्होंने खुद से वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पे वो थी और उसको हटाने की मांग की थी, जिसकी इजाज़त मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद दे दी गई थी। भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, और एक ऐतिहासिक जजमेंट है। वो जजमेंट ये था कि अगर मेडिकल बोर्ड और जो शख्स इच्छा मृत्यु मांग रहा है या उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, कुछ लोगों की गवाही के बीच में विटनेस के दौरान उन्हें इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, वेंटिलेटर हटाया जा सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है। लेकिन ये इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके बाद ये सब क्यों हुआ इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आज की कहानी पे अब लौट कर आता हूँ, ये जो सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि इसी से ये कहानी जुड़ी हुई है। बात 2001 की है। आज तक ज्वाइन किए हुए मुझे साल भर भी नहीं हुआ था, और अचानक एक खबर पता चलती है। खबर ये थी कि पटना में एक शख्स, बिहार की राजधानी, तारकेश्वर उसका नाम, उसने पटना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, और इस पिटीशन की खबर जब अखबारों में वहाँ लोकल छपी तो लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस वक्त, उस दौर में ये पहला इस तरह का एक पिटीशन था, एक याचिका थी।
तारकेश्वर ने कोर्ट में ये कहा था कि उसकी बीवी, जिसका नाम कंचन देवी है, उम्र करीब 27 साल है, 99 में वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। एक प्राइवेट क्लिनिक में वो गई डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के दौरान बच्चा जो है वो मुर्दा पैदा हुआ और कंचन देवी की हालत भी बिगड़ गई। कुछ दिन क्लिनिक में रही लेकिन हालात सुधरी नहीं और बाद में पता चला कि डिलीवरी के दौरान ही कंचन देवी कोमा में चली गई थी। कुछ वक्त तक कंचन देवी को वहीं रखा गया क्लिनिक में, वो क्लिनिक में रही लेकिन हालत नहीं सुधरी। धीरे धीरे वक्त बीता। तारकेश्वर छोटी मोटी नौकरी करता था, गरीब परिवार से था, पटना के कृषि नगर के एक मोहल्ले में रहा करता था। उससे पहले उसको एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज छोटा था, करीब 2 साल का था उस वक्त। तबीयत सुधरी नहीं, कई और डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा ये कोमा में है, अब इसका कोई मतलब नहीं, एक तरह से एक जिंदा लाश, इसलिए तुम इतना बिल दे नहीं पाओगे, इसे घर ले जाओ। हैसियत थी नहीं तारकेश्वर को, वो अपनी बीवी कंचन देवी को घर ले आया। अब घर वो एक जिंदा लाश को लेकर आया था। कंचन देवी की हालत ऐसी थी कि ना वो हाथ हिला सकती थी, ना पैर हिला सकती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना बोल सकती थी, यहाँ तक कि अपनी आंखों की पलकें भी नहीं हिला सकती थी। वो एक बेजान, एक जिंदा लाश थी। बस जिंदगी के नाम पे सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी, उसकी धड़कनें चल रही थी। बाकी एक जिंदा इंसान में जो कुछ होना चाहिए वो कुछ नहीं था। अब लाने के बाद यहाँ से एक मुश्किल भरा दौर शुरू होता है। एक इंसान जो घर में जिंदा लाश की तरह पड़ा हो, उस पूरे परिवार का दिनचर्या, उस पूरे परिवार की रूटीन बदल कर रह जाती है। लोग आते हैं, मिलकर चले जाते हैं, उनके लिए लगता है कि चलो कुछ नहीं, जिंदा तो है। लेकिन अगर आप 24 घंटे की उसकी दिनचर्या को देखें तो आपको लगेगा कितना मुश्किल होता है उसे संभालना। करीब 4 दिन पटना में रहा मैं इस स्टोरी को जब कवर करने के लिए गया था, और विनोद शिकारपुरी कैमरामैन तब भी मेरे साथ थे। और इन 4 दिनों में मैं करीब 10-12 बार उस घर में गया, कई घंटे बैठा। शूट भी चल रहा था, तारकेश्वर से बात हो रही थी, उनके सास ससुर थे, उनसे बात हो रही थी। और एक उस घर में एक चारपाई पर लकड़ी के कंचन देवी यूं ही कभी लेटा दिया जाता, कभी थोड़ा पीछे तकिया रखकर आधा बिठा दिया जाता। और हम लोग देखते, बातें करते। हमें इस बात का एहसास नहीं था कि कंचन देवी की कानों तक हमारी बात जा भी रही है कि नहीं जा रही है, वो हमें सुन पा रही है कि नहीं सुन पा रही। लेकिन इन 10-12 विजिट के दौरान मुझे एहसास हुआ कि एक जिंदा लाश को पालना कितना मुश्किल काम होता है। डेली नहलाना, कपड़े बदलना। जो उनकी माँ थी कंचन देवी की, उनको देखा मैंने किस तरीके से वो उनके बाल संवारती, यहाँ तक के पाउडर लगाती, ये भी देखा। हंसती, मुस्कुराती, एक तरफा बात करती जाती, बबुआ बबुआ कर कर। और ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी बातें उनकी बेटी सुन रही है और समझ रही है। उधर से जवाब कोई नहीं आ रहा है, लेकिन माँ इस तरीके से बात करती है जैसे कि वो जो कुछ कह रही है उसका जवाब भी उसे सुनाई दे रहा है। तो ये मैंने जब देखा बड़ा इमोशनल भी हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। अब चूंकि सास ससुर हर दिन आकर वहाँ पे देखभाल नहीं कर सकते थे, उनकी भी अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार था, तो अब सारी चीज़ें आ गई तारकेश्वर पर। तारकेश्वर का एक तो बच्चा छोटा सा 2 साल का, करीब 2, 2.5, 3 साल का सूरज, ऊपर से एक बीवी जो एक जिंदा लाश। वो ज़्यादा देर बाहर भी नहीं रह सकता। धीरे धीरे करके उसकी नौकरी भी छूटती गई, छोटे मोटे काम कर लेता, कभी कुछ और कर लेता, क्योंकि घर लौटना, बीवी की देखभाल करनी है। पैसे की कमी आई, थोड़े बहुत उसकी जो खेती की ज़मीन से उसने उसको बेचा, बाद में फिर घर के सामान बेचना शुरू किया। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि अब कुछ बेचने के लिए बचा भी नहीं। इधर वक्त बीतता गया, कंचन देवी ठीक नहीं हो रही, वैसे ही कोमा में। आखिर थक हार कर तारकेश्वर पटना हाईकोर्ट पहुँचता है और वो अदालत के सामने ये फरियाद करता है कि उसकी बीवी कंचन देवी, जो पिछले लगातार कई सालों से कोमा में है, एक जिंदा लाश है, और उसकी वजह से पूरे घर में सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। एक उम्मीद पे वो उसे रख सकता है कि अगर वो ठीक हो जाए, बट डॉक्टर भी इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमें कंचन देवी को इस ज़िंदगी से आज़ाद करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस ज़िंदगी से शायद उसके लिए बेहतर मौत है, क्योंकि वो एक लाश बनकर जी रही है। पटना हाई कोर्ट के सामने जब ये चीज़ें आई तो कोर्ट के सामने बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई कि एक जिंदा औरत को मरने की इजाज़त कैसे दी जाए। कोर्ट ने फिर इसको बहुत सीरियसली लिया
उसके बाद सारी चीज़ें देखी और जो कोर्ट ने जो कुछ कहा उसमें ये था कि हमें कई चीज़ देखनी पड़ेगी। एक, क्या इस औरत की इलाज कोई ऐसा कानून है जिसमें सरकार उठा सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिव हर हिंदुस्तानी का हक है, हमें ज़िंदा रहने का, हमें ज़िंदगी देने का एक संविधान में हक है। तो क्या इस राइट टू लिव के तहत, राइट टू लाइफ के तहत कंचन देवी सरकार की तरफ से किसी आर्थिक मदद, इलाज की हकदार हैं या नहीं। नंबर 2, जिस तरीके से तारकेश्वर ने कहा कि कंचन देवी की हालत सुधरनी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होनी है, कोमा से बाहर नहीं निकलना है, तो उन्हें मरने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये उनकी लाइफ की डिग्निटी है कि कम से कम वो एक डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जिए या फिर डिग्निटी के साथ मरे। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक डिग्निटी के साथ मौत होनी चाहिए। तो 2 अलग अलग चीज़ें थी कोर्ट के सामने। एक तो राइट टू लाइफ लिव, जिसमें उसे उस तरीके से ज़िंदा रहने का पूरा अधिकार और हक, उसमें सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है, और एक डिग्निटी ऑफ डेथ, इज्जत के साथ मौत। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद, चूंकि उस वक्त तक ऐसे कोई मामले आए नहीं थे, पटना हाई कोर्ट में लंबी बहस हुई, लंबी सुनवाई हुई और आखिर में कोर्ट ने तारकेश्वर को कंचन देवी की जान लेने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कहा कि हम ऐसे कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरकार को एक आदेश ज़रूर दिया कि आप कंचन देवी के इलाज का खर्च उठाएं, क्योंकि तारकेश्वर के पास माली हालत ऐसी है नहीं। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार ने कदम उठाया। उसने तारकेश्वर को एक रेलवे का पास इशू किया, एक राशन कार्ड इशू किया और भरोसा दिया कि वो इलाज के लिए पैसे देगी। लेकिन महीनों साल गुजर गए, पैसे नहीं दिए। उस पास के ज़रिए तारकेश्वर कई बार अपनी उसी जिंदा लाश को उठाकर दिल्ली आया, एम्स में भी दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वापस गया। फिर धीरे धीरे दिल्ली और पटना का ये सफ़र भी रुक गया, पैसे मिल नहीं रहे थे और कंचन देवी की हालत सुधर नहीं रही थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के करीब 5 साल और गुजर गए, 6 साल हो गए। इसके बाद तारकेश्वर एक बार फिर पटना हाईकोर्ट पहुंचता है। इस बार अपने बेटे को भी वो एक साथ में लेकर जाता है उस एप्लीकेशन में, जिसमें सूरज अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो बाप और बेटे अब दोनों पटना हाईकोर्ट के आगे जाकर गुहार लगाते हैं कि हमें अपनी बीवी, और सूरज कहता हमें अपनी माँ को इस ज़िंदगी से निजात दिलाने का हक दिया जाए, इजाज़त दी जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर है, इसलिए मौत ज़रूरी है। पटना हाईकोर्ट ने फिर इनकार किया। इसके बाद मीडिया में बहुत सारी ये खबरें आई, कुछ लोगों ने आगे आकर मदद की, वो मदद भी वक्ती थी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, न मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट हुआ, न इच्छा मृत्यु मिली, न सरकार से मदद मिली, न पैसे मिले, और कंचन देवी की ज़िंदगी उसी तरह एक जिंदा लाश एक घर की चारपाई पर बीतती रही। आखिरी जो खबर है शायद वो उसके बाद करीब अब से कुछ साल पहले कंचन देवी की मौत हो गई, लेकिन अदालत के ज़रिए नहीं, इच्छा मृत्यु के ज़रिए नहीं, बल्कि वो मौत फिर अपने आप हुई, शायद नेचुरल, क्योंकि कोमा में तो वो पहले से ही थी। अब इसी के बाद 2 चीज़ें हुई। एक आपको मैंने अरुणा शानबाग की कहानी सुनाई थी, जो मुंबई में 42 साल तक कोमा में रही। उनकी एक दोस्त पिंकी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि अरुणा शानबाग को भी इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो लगभग 38-40 साल से ज़िंदा रहते हुए भी ज़िंदा नहीं है और कोमा में है, और ये एक लंबा और तकलीफदेह दौर है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो इलाज चल रहा था अरुणा शानबाग का मुंबई में, उनके डॉक्टरों और जो इलाज कर रहे थे, जो पूरी उनकी देखभाल कर रही थी वहाँ की नर्स टीम, स्टाफ, उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा मगर 38 साल से इसकी तीमारदारी कर रहे हैं तो हम आगे भी करेंगे, इसे मरने की इजाज़त न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हालांकि उसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की मौत हो गई और वो निमोनिया और बाकी चीज़ें हुई थी, लेकिन 42 साल के कोमा के बाद वो मौत हुई थी। उसी तरीके से एक केरल में एक महिला ने केरल हाईकोर्ट में अर्जी दी थी और कहा था कि उसका जो इलाज है वो मुमकिन नहीं है और वो दूसरों पे बोझ है और इस बोझ से वो दब रही है और इसलिए उसे मरने की इजाज़त दी जाए, इच्छा मृत्यु दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने तब भी उनकी इस गुजारिश को रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसी कोई इजाज़त नहीं दे सकते। ये चीज़ें चलती रही, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा
कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसमें किसी को मरने की इजाज़त कैसे दी जाए, मर्सी पिटिशन कैसे। 9 मार्च 2018 को एक ऑर्डर पास हुआ, 9 मार्च 2018 को, और ये था पैसिव यूथेनेसिया को लेकर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पूरे फैसले में कहा वो ये कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर 100% ये श्योर हैं कि अब ये क्योरेबल नहीं है और ये ऐसे ही आगे की भी ज़िंदगी चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली वालों की इसमें रजामंदी और फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं अब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, तो फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर उसको हटाकर उसे उसकी मौत दी जा सकती है उसके हिस्से की, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इसके लिए डूज एंड डोंट्स बहुत सख्त है, उसमें बहुत सारी इजाज़त, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल बोर्ड और डॉक्टरों की राय कि वो क्या कहते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है। लेकिन 2018 में एक जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत ही सही यूथनेसिया को लेकर, इच्छा मृत्यु को लेकर, मर्सी डेथ को लेकर एक तस्वीर सामने रखी, और वो ये रखी है कि अगर ये सारी चीज़ें लगे कि अब मुमकिन नहीं है, इसकी सुधार कोई ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है, और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम और वेंटिलेटर पर ही इसको ज़िंदा रखा जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो उस वक्त परिवार, करीबी, डॉक्टर, इन लोगों की सहमति के बाद, कुछ विटनेस की सहमति के बाद, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर, उसके वेंटिलेटर को हटाकर उसे ज़िंदगी से आज़ाद किया जा सकता है। मैं जब आज ये कहानी सुना रहा था तो अचानक मेरी, बहुत सारे आप लोग लिखते हैं कि कहानी के दौरान तस्वीरें आंखों के सामने घूमती हैं। मैं सच बता रहा हूँ कि जब ये कहानी सुना रहा था तो करीब 18-19 साल पहले का वो मंज़र, वो तारकेश्वर, वो कंचन देवी की माँ, जिस तरीके से वो उसके कंघी से बाल बना रही थी, मुझे याद है हाथ में पाउडर लेकर वो उसके चेहरे पे पाउडर लगा रही थी, और उससे जिस तरीके से वो बातें की जा रही थी, थोड़ा उसमें भोजपुरी लैंग्वेज में था बउआ और सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आंखों के सामने घूम गई। और तब सामने देख कर, चूँकि नया नया टीवी में था और ये सारी चीज़ें पहली बार ऐसा देखा था कि एक ज़िंदा इंसान को मारने के लिए कैसे अदालत से इजाज़त मांगी जा रही है, और मेरे सामने जो है वो है तो इंसान लेकिन ज़िंदा लाश। तो वो सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें, सारी बातें आंखों के सामने घूम गई। तो आज इतना ही कहानी में, किसी नई कहानी